हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। दोस्तों, इस किताब की थीम है द सेल्फ हेल्प क्लासिक दैट हेल्प्स यू स्टॉप वरिंग। ये एक सेल्फ हेल्प क्लासिक बुक है जो स्पष्ट रूप से समझाती है कि चिंता करना हमारे लिए बुरा क्यों है दोस्तों, और हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। ये जरूरी एक्शन लेने के लिए टूल्स और टेक्निक्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स और स्टोरी की मदद से हमें अपनी चिंता को कम करने के लिए गाइड करती है। इस किताब के ऑथर डेल कार्नेगी हैं दोस्तों, जो एक जाने माने सेल्फ हेल्प ऑथर थे, लेक्चरर थे और सेल्फ इंप्रूवमेंट ट्रेनर भी थे। स्ट्रेसफुल जॉब्स कैन बी डेंजरस। हाँ दोस्तों, स्ट्रेसफुल जॉब खतरनाक हो सकती हैं। अधिक चिंता करना आपकी हेल्थ के लिए खराब है। हर कोई चिंता करता है, हालांकि हम में से कुछ लोगों को ही पता है कि हमारी हेल्थ के लिए यह कितना डैमेजिंग है। ज्यादा चिंता करना आपको वास्तव में फिजिकली बीमार कर सकता है। जैसा कि प्लेटो पहले से ही जानते थे, माइंड और बॉडी गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं। वास्तव में प्रसिद्ध फिजिशियन मेयो ब्रदर्स ने एक बार डिस्क्लेयर किया कि उनके हॉस्पिटल के आधे बेड्स तनाव, बेचैनी, चिंता और निराशा से सफर कर रहे लोगों के थ्रू भरे गए हैं। तो एग्जाम्पल के लिए गठिया यानी अर्थराइटिस कई कमजोर कंडीशंस में से एक हैं जो कि चिंता से पैदा होता है। वास्तव में गठिया के दो प्रमुख कारण चिंता से संबंधित हैं दोस्तों, टूट चुकी शादियां और फाइनेंशियल लॉसेस। ऐसे मेडिकल केसेस भी हैं जो सुझाव देते हैं कि चिंता से पागलपन और डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। क्लियरली चिंता आपके हेल्थ के लिए बुरी है दोस्तों। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए हर जगह चिंता करने के कारण हैं और वे हमारे काम में विशेष रूप से आम हैं। हाई प्रेशर जॉब्स कम प्रेशर वाली जॉब की तुलना में अधिक चिंताजनक बीमारी जनरेट करती है। हाई प्रेशर जॉब से होने वाले हाई स्ट्रेस लेवल से दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। एक स्टडी से पता चला है कि 1/3 से अधिक बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हार्ट डिजीज, स्टमक अल्सर्स और हाई ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं। एक और स्टडी में पाया गया है दोस्तों कि फार्म वर्कर्स से 20 गुना डॉक्टर्स हार्ट फेलियर से मर जाते हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि यदि आप हाईली स्ट्रेसफुल जॉब में हैं तो आपको चिंता से लड़ने की ट्रिक्स खोजने की जरूरत है, नहीं तो आप जल्द ही अल्सर या उससे भी किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे होंगे। कंफ्यूजन चिंता का कारण बनती है और अपनी चिंताओं के बारे में फैक्ट्स प्राप्त करें दोस्तों और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आइए इस पॉइंट को दोस्तों डिटेल में समझते हैं। आपको कैसा लगेगा अगर किसी ने आपको संडे इवनिंग को बताया कि जब आप मंडे मॉर्निंग आएंगे तो आपको एक टॉर्चर चैम्बर में फेंक दिया जाएगा? क्या आप चिंता करेंगे दोस्तों? ऑफ कोर्स करेंगे ही, लेकिन उन चिंताओं से निपटने का एक तरीका भी होता है। कोलंबिया कॉलेज के डीन हार्बर्ट ई हॉक्स ने कहा है कि चिंता का प्रमुख कारण कंफ्यूजन होता है। उनके अकॉर्डिंग कुछ लोग चिंतित होने पर अपनी सिचुएशन के फैक्ट्स को एनालाइज करने में परेशानी महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि एक 3 स्टेप वाले एनालिसिस को अप्लाई करके सभी तरीके की चिंताओं को सॉल्व किया जा सकता है। गिलेन लिचफील्ड ने 1942 में यही किया था दोस्तों, जब वो जापान के कब्जे वाले शंघाई में फंस गए थे। उन्हें न्यूज मिली कि एक जापानीज एडमिरल को उन खजानों के बारे में पता चला है जो उन्होंने जापानीज से छिपाया था। उनको मंडे को जापान की सीक्रेट पुलिस के कुख्यात टॉर्चर चैम्बर में फेंक कर सजा दी जाने वाली थी दोस्तों। लिचफील्ड ने संडे को न्यूज सुनी और सोचा कि क्या करना है। उनका सॉल्यूशन इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना था। आइए एक एक करके इन स्टेप्स को सुनते हैं। सबसे पहले इस बारे में फैक्ट्स ढूंढे कि आप चिंतित क्यों हैं। लिचफील्ड ने टाइपराइटर लिया और लिखा कि वे किस बारे में चिंतित थे। सुबह उन्हें मौत की सजा मिलने वाली थी। सेकंड लेवल पे उन्होंने उन फैक्ट्स को एनालाइज किया। लिचफील्ड ने लिखा कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं भाई, और उसके वेरियस ऑप्शंस को लिस्ट किया, जैसे भागने का ऑप्शन, खुद को समझाने का, या ऐसा बिहेव करने का जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। थर्ड स्टेप में क्या करना है इस बारे में डिसीजन लेना और उसको करना। तो लिचफील्ड ने डिसीजन किया कि उसका एकमात्र ऑप्शन काम पर इस तरह जाना था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो जाहिर है दोस्तों, जापानीज एडमिरल शांत हो गया था क्योंकि वह केवल लिचफील्ड पर चिल्लाया था। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं अपनी चिंताओं को सावधानी से एनालाइज करने से कभी कभी आपकी जिंदगी भी बच सकती है। तो एक बार जब आप डिसीजन ले लें कि आपकी चिंताओं को कैसे सॉल्व किया जाए, तो एक्शन लें और कभी पीछे मुड़कर ना देखें दोस्तों।
क्या आपने कभी लाइफ में पहले डिसीजन लिया है और बाद में उसके बारे में सोचा है? लोगों में यह टेंडेंसी बहुत कॉमन है दोस्तों। हम लगातार सोचते हैं कि क्या हमने सही काम किया है और क्या कोई और तरीका भी लिया जा सकता था। तो हालांकि यह टेंडेंसी कॉमन है, लेकिन जब आप अपनी चिंताओं को दूर करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हों तो यह भी बहुत डैमेजिंग हो सकता है दोस्तों। जब आप किसी चिंताजनक इशू को रिजॉल्व करने का डिसीजन लेने का प्रयास कर रहे होते हैं तो आपको निश्चित रूप से फैक्ट्स का एनालिसिस करके शुरुआत करने की जरूरत होती है। लेकिन एक बार यह एनालिसिस पूरा हो जाने के बाद, अपने कोर्स ऑफ एक्शन को चुनने के बाद आपको एनालिसिस फेज में वापस नहीं जाना चाहिए। याद रखें, आपने अपना डिसीजन पहले से ही कर लिया है, इसलिए इस पर दृढ़ता से एक्ट करें और इसके बारे में अपनी सारी चिंताओं को नकार दें। संकोच ना करने, पुनर्विचार करने या अपने स्टेप्स को पुनः प्राप्त करने के लिए एक पल के लिए भी ना रुकें। यहां तक कि छोटा सा डाउट भी एक चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है जो आपके एनालिसिस और सारे एफर्ट्स को बिगाड़ सकता है दोस्तों। एक बार जब आप कोर्स ऑफ एक्शन चूज कर लेते हैं तो इसके साथ डटे रहें और कभी ना डरें, एल्स आप खुद को वापस कंफ्यूजन में पाएंगे दोस्तों ध्यान रहे, होपलेस सिचुएशन या किसी से मन मुटाव रखने में अपनी एनर्जी को ना डुबोएं। अपने लिए एक लिमिट डिसाइड करें जिसके बाद आप उन चीजों के बारे में चिंता करना छोड़ दें। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। ज्यादातर लोगों के पास किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में एंडलेस परेशान और तनाव में रहने की दुर्भाग्यपूर्ण क्षमता यानी अनफॉर्चुनेट कैपेसिटी होती है दोस्तों। इनफैक्ट वह आसानी से नेगेटिव विचारों से घिर जाते हैं। यह झुकाव बेवकूफाना है। इसमें हम मिसफॉर्चून यानी दुर्भाग्य को अपनी खुशी की एक बड़ी कीमत पर हमारी जिंदगी में आने की परमिशन देते हैं। तो हम मिसफॉर्चून से कैसे बच सकते हैं दोस्तों? इसका एक सरप्राइजिंग सॉल्यूशन एक फेमस स्टॉक ट्रेडर द्वारा सिखाई जाने वाली एक वेल नोन स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस ऑर्डर होती है। आइए इस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब है कि शेयर्स को एक पर्टिकुलर कीमत पर खरीदा जाता है और फिर उनके प्राइस डेवलपमेंट को देखा जाता है। यदि चीजें बुरी हो जाती हैं और शेयर प्राइस एक पॉइंट पर हिट करता है तो खरीदी गई प्राइस से 10% नीचे बताकर फिर उन्हें तुरंत बेच दिया जाता है। इससे लॉस बढ़ने से रुकता है दोस्तों। एक पर्सन जिसे शायद अपनी लाइफ में स्टॉप लॉस ऑर्डर को अप्लाई करने से फायदा हुआ होता तो वो रशियन लिटरेरी जाइंट लियो टॉल्स्टॉय थे। टॉल्स्टॉय ने एक दुखद शादी की थी जहां दोनों पार्टनर्स ने 50 साल तक, हाँ दोस्तों 50 साल तक पूरी तरीके से एक दूसरे पर ब्लेम लगाया था। उन्होंने बस इतना क्यों नहीं कहा, इनफ इज इनफ, और वो इस प्रॉब्लम से होने वाले नुकसान को रोक सकते थे। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ग्रजेस यानी मनमुटाव पर अप्लाई किया जा सकता है। पर्सनली किसी को नाराज करने पर अपने टाइम और एनर्जी को खर्च करना समझदारी नहीं होता है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए अब्राहम लिंकन ने कहा कि उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि कोई फायदा कभी झगड़े से उन्हें मिला हो, इसलिए उन्होंने तुरंत उन लोगों को माफ कर दिया या उनसे माफी मांग ली जिन्होंने उन पर अटैक किया था। तो यहां से बाहर उन चीजों पर स्टॉप लॉस ऑर्डर दें जो आपके तनाव और दुख का कारण बनती है दोस्तों। ग्रैटिट्यूड को एक्सपेक्ट मत कीजिए, देने की खुशी के लिए दूसरों को दीजिए दोस्तों। सोचे कि आखिरी बार आपने कब किसी के लिए फेवर किया है। हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को हम डिटेल में इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्या वो इंसान जिसके लिए आपने फेवर किया वो आपका एहसानमंद था? यदि नहीं तो क्या आप थोड़ा नाराज और फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे थे जब वो आपके प्रति एहसानमंद नहीं हुआ? तो दोस्तों, जब हम मदद करते हैं तो हम अक्सर ग्रैटिट्यूड की एक्सपेक्टेशन के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन को बरकरार रखने से शायद आपको निराशा हो सकती है। लोग नासमझ और दुखी होते हैं, यह सिर्फ ह्यूमन नेचर है दोस्तों और आप इसे बदल नहीं सकते हैं। एक पर्सन जो इस बात को अच्छे से जानता था वह रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस था, जिसने अपनी डायरी में एक दिन लिखा था कि वो उन लोगों से मिलेगा जो लोग मतलबी, घमंडी, एहसान ना मानने वाले होंगे, लेकिन उसे सरप्राइज नहीं होगा और ना ही वो परेशान होगा, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता है। एक और पर्सन जो लोगों की सहज मतलबीपन के बारे में अच्छी तरीके से जानता था वह लॉयर सैमुअल लिबोट्सविट्ज था। अपने करियर के दौरान सैमुअल ने 78 लोगों को इलेक्ट्रिक चेयर यानी कि मौत पर जाने से बचाया था दोस्तों। जानते हैं कि उनमें से कितने लोगों ने सैमुअल को थैंक यू कहा?
आपको शॉक लगेगा, पर किसी ने भी नहीं कहा दोस्तों। तो जब आप किसी के प्रति दयालु हों तो उससे थैंक की एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दें। इसके बजाय अपने काम का आनंद लें। यह आपको खुश कर देगा दोस्तों, और आपको खुशी देगा, भले ही कोई दूसरा इस काम की तारीफ करे ना करे। तो फाइनली याद रखें कि धन्यवाद को बढ़ाया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपके बच्चे थैंक्स नहीं देते हैं तो यह आपकी गलती है। आपको उन्हें मिली हुई चीज़ों के लिए एहसानमंद होना सिखाया जाना चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या या उनकी नकल ना करें, वास्तविक बने रहें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। बधाई हो दोस्तों, आप यूनिक हैं। आपके जैसा कोई और नहीं है और ना ही इस धरती पर होगा। आपके जीन्स पूरी तरीके से अलग हैं। यहां तक कि अगर किसी के सेम पेरेंट्स भी थे तो भी आपके जन्म के समान होने की संभावना 3 लाख बिलियन में से एक की ही है दोस्तों। तो इस अमेजिंग फैक्ट के बावजूद हम में से कई लोग किसी और की तरह बनना चाहते हैं। किसी रीजन से हम आश्वस्त हैं कि दूसरे पर्सन की लाइफ हमसे बेहतर है, इसलिए इस तरह अपनी जिंदगी जीना बेमतलब है दोस्तों। अपनी यूनिकनेस को गले लगाने और आप जो हैं उसके साथ कंफर्टेबल रहना ज़्यादा बेहतर है। इनफैक्ट किसी और की तरह बनने में एक बड़ी रिस्क है। यदि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और अपनी यूनिकनेस को गले नहीं लगाते हैं तो आप कई साइकोलॉजिकल दुखों को बढ़ावा दे सकते हैं। कोई भी इतना दुखी नहीं है दोस्तों जितना वो है जो किसी और की तरह बनना चाहता है। ना केवल इस तरीके की सोच की संभावना दुख का कारण बनती है, बल्कि ये हमारे पोटेंशियल को भी बड़े तौर पर खराब करती है। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग जो लोग खुद के पोटेंशियल को नहीं जानते हैं वो उसका केवल 10% यूज करते हैं। यह समझ में आता है दोस्तों कि हमें किसी और की तरह होने की कोशिश करके अपने पोटेंशियल के एक भी सिंगल एटम को खराब नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति जिसने इस वैल्यूएबल लेसन को सीखा है वह एडिथ एलर्ड थी। बचपन के दुखों के कारण एलर्ड बहुत नर्वस थी और खुद को कमतर मानती थी। उनकी यह भावना इस कारण बनी थी कि उनके हस्बैंड का परिवार काफी सेल्फ कॉन्फिडेंट था। उनकी तुलना में वह एक फेलियर की तरह खुद को महसूस करती थी। समय बीतने के साथ एलर्ड ने सुसाइड करने तक पर विचार करना शुरू कर दिया दोस्तों। परंतु फिर उसे किसने बचाया? एक दिन उनकी सास ने उन्हें बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है कि उन्हें हमेशा खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। इससे इंस्पायर्ड होकर एलर्ड ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वह कौन थी, ना कि यह कि वह दूसरों की तरह बनने की कोशिश कैसे कर सकती हैं। वह अब इतनी अधिक खुश और कॉन्फिडेंट थी दोस्तों जितना उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। लोग उन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं जिनसे वो ईर्ष्या करते हैं। आप खुद की आलोचना को छिपे हुए कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखें दोस्तों। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज को इतनी आलोचना क्यों मिलती है? इसका कारण काफी सिंपल है दोस्तों। लोग उन लोगों की आलोचना करके अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं जो उनसे बेहतर होते हैं। पर ऐसा क्यों है? जिन लोगों से हम जलते हैं उनकी बुराई करना एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। हम ऐसा करते हैं क्योंकि यह हमें तुलना करके अधिक इंपॉर्टेंट फील करवाता है। इस टेंडेंसी का एक एक्सट्रीम उदाहरण वो महिला है जिसका लेटर ऑथर को मिला था। उस लेडी का निशाना कौन था? उसका निशाना सेल्वेशन आर्मी के फाउंडर विलियम बूथ थे, जिनकी उसने धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए निंदा की थी। जाहिर है इस तरह से एक नामी पर्सन की बुराई करके उसे कुछ खुशी मिली थी, क्योंकि लोग उन लोगों की आलोचना करने में इतने एक्सपर्ट होते हैं जिनकी तरह वो बनना चाहते हैं और जिनसे वो ईर्ष्या भी करते हैं। आपको ऐसी क्रिटिसिज्म इंसल्ट के रूप में नहीं बल्कि एक तारीफ के रूप में लेनी चाहिए दोस्तों। जैसे कहा जाता रहा है, कोई भी मरे कुत्ते को मारता नहीं है दोस्तों। दूसरे शब्दों में यदि आपकी आलोचना की जाती है तो इसका मतलब है कि आप कुछ जबरदस्त कर रहे हैं। इनफैक्ट यदि आप इस रीजनिंग के साथ काम करते हैं तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितना अधिक आपकी आलोचना की जाती है आप उतने अधिक इन्फ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो अगली बार जब आपकी आलोचना की जाती है तो इससे अपने कॉन्फिडेंस को नीचा नहीं आने दे, इसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में ले दोस्तों। थकान से पहले रिलैक्स करना और रेस्ट करना सीखें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि कभी ना कभी एक रफ दिन के बाद आप लंच टाइम की तुलना में अधिक उदास हो जाते हैं? ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऑफिस में सभी इंटेलेक्चुअल एम्प्लॉइज के साथ ऐसा होता है, लेकिन उन लोगों को गलत साबित किया जा सकता है।
अकेले मेंटल वर्क आपको थका नहीं सकता है दोस्तों। साइंटिस्ट ने पाया है कि 12 घंटे के बाद भी मेंटल लेबर अकेले आपको थकाएगा नहीं। तो इस थकावट के पीछे क्या है? साइकियाट्रिस्ट इस बात को मानते हैं कि इमोशंस थकान का सबसे आम कारण है। खुशी जैसे पॉजिटिव इमोशन नहीं, बल्कि बोर्डम, बेचैनी और हताश होने की भावनाएं हमें अधिक थकाती हैं। लेकिन साइकियाट्रिस्ट ने यह भी पाया है कि यह भी दूसरे तरीके से काम करता है। थकान अधिक चिंताओं और नेगेटिव इमोशंस को जनरेट करती है। इसलिए क्लियर होना चाहिए कि आपको थकान महसूस करने से पहले नियमित रूप से आराम करना चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए। नहीं तो चिंताएं और थकान एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाएंगी दोस्तों। जब आप रेस्ट कर रहे हो तो चिंता करना इम्पॉसिबल है, और रेगुलर रेस्ट से प्रभावी ढंग से काम करने की आपकी एबिलिटी को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो फ्रेडरिक टेलर पर विचार करें, जो बेथलेहम स्टील में काम करते थे। उनका एम उस रेट को बढ़ाने का था जिससे वर्कर फ्राइट कार्स पर ज्यादा स्टील लोड कर सके। आपको क्या लगता है कि उन्होंने इस गोल को पूरा करने के लिए क्या किया होगा? कुछ हद तक हमारी नॉर्मल सोच से अलग उन्होंने एम्प्लॉयज को कहा कि वे अन्य वर्कर्स से अधिक आराम करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वास्तव में वर्कर्स हर घंटे 36 मिनट आराम करते थे। इसका रिजल्ट, यह वर्कर अपने सहयोगियों से लगभग 4 गुना अधिक स्टील लोड करने में सक्षम थे। उसने इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड फैशन में रेस्ट करके अपनी ताकत को बरकरार रखा दोस्तों। साइकियाट्रिस्ट और मिस्टर टेलर की सीख इससे सरल नहीं हो सकती है दोस्तों। थके हुए होने से पहले रेस्ट करें और रिलैक्स हो, और आपकी चिंताएं बहुत कम हो जाएंगी। ऑर्गेनाइज्ड होकर अपने काम का आनंद लें और स्ट्रेस को नकारें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। लाइफ में दुख को बढ़ाने का सिंपल सोर्स है दिन भर वो काम करना जिसमें आप लगातार हार रहे हैं। हाँ दोस्तों, आपके काम में सक्सेसफुल होने पर आप काम करते हुए अच्छा समय गुजार सकते हैं। थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल ले लीजिए दोस्तों, जो 18 घंटे के इंडस्ट्रियल अमेरिका को बदलने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी लाइफ में एक दिन भी काम नहीं किया। यह सब तो मजा था, क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को फेलियर नहीं मानते थे। तो दोस्तों ये समझ में आता है कि आपको उस जॉब को नहीं चुनना चाहिए जिससे आप नफरत करते हैं, या यहाँ तक कि जिसे आप सिर्फ नापसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पेरेंट्स आपको फैमिली बिजनेस में डाल रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से उनकी एडवाइस पर केयरफुली विचार करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके पास आपसे बहुत अधिक एक्सपीरियंस है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको डिसाइड करना होगा कि किस तरीके का काम आपको खुशी देता है। फिल जॉनसन के फादर के पास सेल्फ सर्विस लॉन्ड्री थी और उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा बिजनेस में काम करेगा और आखिरकार इसे अपना लेगा। लेकिन फिल एक मैकेनिक के रूप में काम करना चाहता था, जबकि उसके फादर इस फैसले से हैरान रह गए थे। पर फिल खुद खुश थे, क्योंकि उन्हें मशीन्स के साथ काम करना बहुत आकर्षित करता था। बाद में यह इंटरेस्ट बोइंग कंपनी के प्रेसिडेंसी का कारण बना। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास पहले से ही जॉब है, आप इसे और अधिक इंजॉयबल और चिंता मुक्त कैसे बना सकते हैं? तो फिर अपने काम को ऑर्गेनाइज करके। हाँ दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड रहने का एक तरीका है, एक अनआंसर्ड मेल और मेमोज से भरी डेस्क निश्चित तौर पर आपको परेशान कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए, शिकागो बिजनेस एग्जीक्यूटिव की एक कहानी है जो इतना नर्वस और चिंतित था कि उसने डॉक्टर की मदद ली। कंसल्टेशन के दौरान देखा गया कि जब भी मामूली इशू के बारे में एडवाइस मांगने जैसे छोटे काम के लिए कोई पर्सन डॉक्टर को टोकता, तो डॉक्टर उसे टालने की जगह तुरंत निपटा देता था। चिंतित एग्जीक्यूटिव ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया और 6 हफ्तों के भीतर ही वह ठीक हो गया दोस्तों। तो अंत में इस किताब की समरी के कुछ मेन पॉइंट फिर रिपीट करते हैं। पहला, ज्यादा चिंता करना आपको वास्तव में फिजिकली बीमार कर सकता है। दिमाग और शरीर गहराई से आपसे जुड़े हुए होते हैं। दूसरा, 3 स्टेप वाले एनालिसिस को अप्लाई करके सभी तरीके की चिंताओं को सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी चिंता की वजह ढूंढें और फिर उन्हें एनालाइज करें और आखिर में डिसीजन लें कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, एक बार डिसीजन ले लें तो पीछे मुड़ के ना देखें। तीसरा, जब हम मदद करते हैं तो हम अक्सर ग्रैटिट्यूड की एक्सपेक्टेशन के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन रखने से हमें निराशा हो सकती है। चौथा, जो लोग हमसे जलते हैं उनका हमारी बुराई करना एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है, इसलिए अपने कॉन्फिडेंस को नीचा नहीं आने दें और अपनी बुराई को कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखें।
तो दोस्तों, चिंता आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए आपको अपनी चिंताओं से निपटने के तरीके को खोजना चाहिए। इसका एक सिंपल मेथड है कि आप जिस चीज की चिंता कर रहे हैं उसके बारे में फैक्ट्स को इकट्ठा करें, अपने एक्शन को चूज करें और फिर कभी पीछे मुड़कर उस पर विचार ना करें। दूसरों के एक्शन के बारे में चिंता करने से बचने के लिए अपनी दयालुता के लिए दूसरे की समझ की अपेक्षा ना करें, गुस्सा ना करें और समझें कि अन्य लोग आपकी बुराई कर सकते हैं क्योंकि वह आपकी सफलता से ईर्ष्या रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये किताब की समीक्षा पसंद आई होगी।